अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका लेक्चर नंबर 11 अभी हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम कार्बन 13 एनएमआर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने एचएनएमआर को डिस्कस किया, मतलब प्रोटॉन एनएमआर को डिस्कस किया, तो प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये था कि जो एचएनएमआर है या प्रोटॉन एनएमआर है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, एंड टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। सेम इसी तरह से कार्बन 13 एनएमआर नाम से पता चल रहा है ये किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट रखने वाले कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और डिफरेंट इन्वायरमेंट रखने वाले कार्बन एटम हैं कितने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये एचएनएमआर और कार्बन एनएमआर ये दो इंफॉर्मेशन देता है। तो ओवरऑल दोनों की इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ एक में हमें डिफरेंट प्रोटॉन्स के बारे में पता चलता है और कार्बन 13 के अंदर हमें कार्बन के बारे में पता चलता है। अब इसका जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसमें यह बात लिखी हुई है कि जो कार्बन 13 है वो वाला हमारे पास उसकी अबंडेंस 1% है नेचर के अंदर, और कार्बन 12 की नेचर में अबंडेंस सबसे ज्यादा है, और कार्बन 14 वो बहुत कम है। तो इसकी अबंडेंस कार्बन 13 की जो प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट 1% है। अब हम कार्बन 13 को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 एंड कार्बन 14 ये दोनों एनएमआर एक्टिव नहीं है। एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर कोई सिग्नल शो नहीं करते। कौन सिर्फ सिग्नल शो करता है? कार्बन 13। और कार्बन 13 क्यों शो करता है ये बात हम एचएनएमआर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसे जितने भी एटम है जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, वो ऑड नंबर में होंगे वो एनएमआर एक्टिव होंगे। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो बाकी तीनों जो कार्बन एटम है तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन 6 है, तो प्रोटॉन की वजह से ये तीनों एनएमआर एक्टिव कंसिडर होंगे। लेकिन कार्बन के पास जो न्यूट्रॉन है, कार्बन 12 के पास वो 6 है और कार्बन 13 के पास 7 न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन इसके पास ऑड नंबर में है। और कार्बन 14 की बात करें तो उसके पास जो प्रोटॉन है वो 8 है, मतलब इवन नंबर में। इस वजह से ये कार्बन जो है ये एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि इसके पास जो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑड नंबर में है। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इन दोनों में से कोई एक भी ऑड नंबर में होगा तो, या इन दोनों का जो सम है वो ऑड नंबर में होगा तो वो एटम, वो न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा। तो कार्बन 13 इसलिए एनएमआर एक्टिव है, इसलिए हम बाकियों को यहां डिस्कस नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन 13 की। पहली बात तो आपने ये याद रखनी। फिर दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि जो कार्बन 13 है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने की वजह से ही एक्टिव है। ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई है वो किस बेस पे बताई है कि जो कार्बन जिसका प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर ऑड होगा वो क्या होगा, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। यही बात दूसरे नंबर पे लिखी हुई है। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन 13 न्यूक्लियाई। कार्बन 13 न्यूक्लियाई के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि ये एज अ टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। और टाइनी मैग्नेट के तौर पे कौन से न्यूक्लियाई बिहेव करते हैं वो यहां से मैंने आपको बताया कि जिसके पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वो ऑड होंगे वो मैग्नेटिकली एक्टिव होगा। फिर कार्बन 13 न्यूक्लियाई आर एनएमआर एक्टिव सो दे बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट। ये दूसरा पॉइंट और तीसरा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि टाइनी मैग्नेट क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि कार्बन 13 जो है उसके पास प्रोटॉन वो इवन नंबर में है लेकिन न्यूट्रॉन ऑड नंबर में है। तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई एक चीज अगर ऑड नंबर में होगी तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, मतलब ये न्यूक्लियाई खुद एज अ टाइनी छोटा से मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये एनएमआर के अंदर एक्टिव होगा। तो कार्बन 13 एनएमआर में सिग्नल इसी वजह से शो करता है, मतलब इसी वजह से एक्टिव है क्योंकि इसके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। फिर कार्बन 12 के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है। ये बात यहां लिखी हुई है, क्यों नहीं है वो बात मैंने बताई कि कार्बन जो 12 है इसका एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन वो 6 है जो कि इवन नंबर है, इसके पास न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं जो कि इवन नंबर है, तो ये इसलिए एनएमआर में कोई सिग्नल शो नहीं करेगा। ये एनएमआर इनएक्टिव है, कोई सिग्नल शो नहीं होगा। कार्बन 12 न्यूक्लियाई आर नॉट एनएमआर एक्टिव, ये एनएमआर एक्टिव नहीं है। देयरफॉर
दैट डू नॉट गिव सिग्नल इन एनएमआर, एनएमआर के अंदर कोई सिग्नल शो नहीं करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक छोटा सा और मैंने हेडिंग लिखी है, ये आपकी बुक में तो नहीं है, बुक में ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है ये हेडिंग्स है। जो रेड कलर में दो हेडिंग लिखी हुई है ये मैंने खुद से लिखी है, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, दो पोर्शन में के अंदर डिवाइड करने के लिए इस एक टॉपिक को। फिर है बिहेवियर ऑफ कार्बन 13 न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कार्बन 13 को हम रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या है, और ये सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हमने HNMR के अंदर स्टडी किया है, तो उसको और इसको आप रिलेट भी कर सकते हो। तो यहां क्या लिखा हुआ, जब आप किसी भी कार्बन 13 रखने वाले सैंपल को किसी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो कार्बन 13 के न्यूक्लियाई हैं ये अपने आप को दो डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसमें जो न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी। जो उस मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे, तो वो न्यूक्लियाई जो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेंगे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और जो सेम डायरेक्शन में अलाइन करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी। जिनकी एनर्जी कम है वो स्टेबल होंगे, जिनकी एनर्जी हाई है वो अनस्टेबल होंगे। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहा है कि हमने बाहर से सैंपल के ऊपर क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड। द कार्बन 13 न्यूक्लियस कैन अलाइन, वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। कैसे अलाइन करेंगे, विद मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी और मतलब वो स्टेबल हो जाएगी। जिसकी एनर्जी कम होती है वो चीज हमेशा स्टेबल होती है। और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। इट्स मीन कि वो अनस्टेबल है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो दो डिफरेंट अपने आप को एनर्जी में डिवाइड कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी, उसके बाद हम फर्दर क्या प्रोवाइड करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और करेक्ट रेडिएशन का मतलब है जितना गैप इनके दरमियान है, लो एनर्जी और हाई एनर्जी के दरमियान जितना गैप है, इतने गैप वाली एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, व्हेन रेडियो फ्रीक्वेंसी RF radiations with correct energy is supplied, the nucleus flip from low energy to high energy, मतलब जो लो एनर्जी होगी वहां से कुछ न्यूक्लियाई जो इतनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे जितना इसके दरमियान गैप है, वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप कर जाएंगे, मतलब वो फ्लिप कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं स्पिन फ्लिपिंग। वो उन्होंने क्या किया, अपनी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जब चले गए, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पिन फ्लिपिंग, या इस फ्लिपिंग को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। ये दिस ट्रांजिशन का मतलब है लो स्टेट से हाई एनर्जी में जाना। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। द फ्लिपिंग या स्पिन फ्लिपिंग of nucleus is detected as a peak in NMR spectroscopy। वो उन्होंने कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी में गए, मतलब स्पिन फ्लिपिंग की है, इसकी बेस पे कि वो कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, फिर वो एमिट करेंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल फॉर्म में चले जाएंगे। तो अनस्टेबल में फॉर्म में जाने के बाद वो वापस किस फॉर्म में आएंगे, लो एनर्जी में, और कुछ रेडिएशन जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी रेडियो फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेंगे, जिसकी बेस में हमारे पास जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें एक पीक नजर आएगी, और हर पीक एक स्पेसिफिक रेडिएशंस, मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करती है, जिसकी बेस में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है। ये कैसे काम करता है HNMR, चाहे HNMR है चाहे CNMR, दोनों की हम बात करें, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसमें भी ऐसे ही होता है कि वहां हम प्रोटॉन को देख रहे होते हैं, यहां हम सिर्फ किसको देख रहे होते हैं, कार्बन को। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये प्रिंसिपल 100% सेम हमने पढ़ा हुआ है HNMR के अंदर। आप जो बाकी HNMR वाले लेक्चर है वो भी सुन सकते हो। फिर जो दूसरे नंबर पे हेडिंग है हमारे पास, केमिकल शिफ्ट इन C13 NMR, ये भी 100% वही वाला कंसेप्ट है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। वो ये चेंज करेंगे कि HNMR के अंदर जो केमिकल शिफ्ट है वो हमने उसकी रेंज बड़ी कम पड़ी थी, -4 से -14 तक। इसमें जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हम मेजर करते हैं। ये सेम बात हमने HNMR के अंदर पढ़ी हुई है कि केमिकल शिफ्ट का जो यूनिट है वो पार्ट्स पर मिलियन है। अच्छा, फिर हम ये जो मेजर करते हैं ये TMS, टेट्रा मिथाइल साइलेन, तो 4 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ये HNMR के अंदर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है। तो TMS से
कोई टीएमएस को हम क्या मान रहे होते हैं, रेफरेंस, मतलब जो केमिकल शिफ्ट हमने मेजर करना है वो कहां से मेजर करते होते हैं, टीएमएस को स्टैंडर्ड मान के, और टीएमएस का केमिकल शिफ्ट हमने कितना माना होता है, 0। मतलब हमने खुद से सपोज किया हुआ है कि टीएमएस जो केमिकल शिफ्ट रखता है वो 0 रखता है, क्योंकि इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो हाईली शील्डेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हमने रेफरेंस माना हुआ है। तो टीएमएस टेट्रामिथाइलसाइलेन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, मतलब रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड के तौर पे जिसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो हमने 0 ppm रखी हुई है, कि मतलब यहां से बाकी सारे जो कार्बन की जो केमिकल शिफ्ट है वो मेजर करेंगे, इसको स्टैंडर्ड माना हुआ है। फिर the peak appearing to the left of the TMS is called downfield, मतलब जो स्पेक्ट्रम होगा HNMR जैसे हमने देखा था, या अभी CNMR की हम बात करें, अगर TMS इधर है ना, तो TMS से किसी भी एटम की जो पीक है वो कितनी ज्यादा लेफ्ट साइड पे है, इसको हम बोलेंगे कि वो पीक उतनी ज्यादा डाउन फील्ड पे है। तो टीएमएस से जितना दूर, मतलब वो पीक उतनी डाउन फील्ड पे हमें मिल रही है। तो डाउन फील्ड का सिंपल ये मतलब है कि जो कंपाउंड है उसमें जो सैंपल है जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसमें जो कार्बन है वो टीएमएस से कितना ज्यादा लेफ्ट साइड पे उसकी पीक अपीयर हो रही है, इसको हम डाउन फील्ड बोलेंगे। इन कार्बन 13 NMR केमिकल शिफ्ट यूजुअली रेंज फ्रॉम 0 to 200 ppm। अच्छा, यहां आपकी बुक में 0 से 200 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 300 तक भी लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। आपकी बुक में 0 से लेके 200 ppm लिखी हुई है, तो आप इसी रेंज को कंसिडर करोगे। विच इज मच लार्जर देन HNMR, ये मैंने आपको स्टार्ट में बात बता दी है कि जो HNMR है उसमें -4 ppm से लेके +14 ppm तक रेंज होती है, लेकिन जो कार्बन है उसके अंदर जो रेंज है वो 0 से 200 ppm है केमिकल शिफ्ट की। अब जो साथ वो बता भी रहा है कि मच लार्जर देन H1, मतलब प्रोटॉन NMR से वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और इधर बुक में आपकी लिखी हुई है कि अगर किसी भी सैंपल के अंदर जो कोई कार्बन है वो अगर केमिकल शिफ्ट 60 ppm से ज्यादा पे शो कर रहा है, तो उसको हम नॉर्मली डाउन फील्ड कंसिडर करते हैं। तो 0 से 60 तक अगर जो रेंज होगी वो इतनी ज्यादा डाउन फील्ड कंसिडर नहीं होगी। 60 से ऑनवर्ड कितना पीक लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रही है, इसको हम डाउन फील्ड पीक को डाउन फील्ड एरिया में कंसिडर करेंगे। तो ये वाली बातें भी सेम वही हैं जो हमने HNMR के अंदर स्टडी की है। फिर तीसरे नंबर पे एक टॉपिक है डिडक्शन of a possible structure of a molecule using C13 NMR, के कार्बन 13 NMR को यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात भी आपको पता है कि जैसे अभी हमने पढ़ी है कि हर मॉलिक्यूल जो है, हर मॉलिक्यूल उसका एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा। किसका? कार्बन 13 का स्पेक्ट्रम। मतलब अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है, जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, तो इन दोनों का में जो कार्बन है वो डिफरेंट पोजीशन पे, आइडेंटिकल लाइक अ फिंगरप्रिंट, वो एग्जैक्टली एक जगह पे लाई नहीं करेंगे, उनमें कोई ना कोई चेंज जरूर होगा। मतलब वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट शो करेंगे, जिसकी बेस पे हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर मॉलिक्यूल का, हर कंपाउंड का जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड उसके लिए ये है। तो ईच मॉलिक्यूल गिव्स अ डिस्टिंक्ट, अलग, बिल्कुल एक दूसरे से अलग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम। NMR स्पेक्ट्रम हर कंपाउंड का एक दूसरे से अलग होगा। अच्छा, जब हम ना इसको एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रम को, तो वो कैसे करते हैं? बाय एनालाइजिंग नंबर्स एंड पोजीशन ऑफ पीक वी कैन डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कार्बन, ये हमने पहले बात पढ़ी है। और डिफरेंट जो कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आपके पास HNMR स्पेक्ट्रम है उसमें पीक्स कहां प्रेजेंट है, ये चेक करके उनकी पोजीशन और उनके नंबर्स के कितनी पीक्स है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अगर 4 पीक्स हैं तो इट्स मीन कि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है। अगर 3 पीक्स हैं तो इसका मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है। अगर 2 पीक्स हैं तो इट्स मीन के 2 डिफरेंट टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है। तो नंबर्स ऑफ पीक्स एंड वो कौन सी पोजीशन पे, मतलब कितना केमिकल शिफ्ट शो किया उन्होंने, इसकी बेस पे किसी भी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ कार्बन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में भी ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये सेम आपने HNMR के अंदर भी देखा कि अगर कोई कार्बन, दो कार्बन है, 3 है, 4 है, जितने भी, अगर उनका एनवायरमेंट वो और सिमेट्रिकल हैं या उनका एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है, तो उनका जो केमिकल शिफ्ट होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। और अगर डिफरेंट पोजीशन पे वो लाई कर रहे हैं
तो दो डिफरेंट कार्बन है तो उनका अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट है तो केमिकल शिफ्ट भी उनका डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट गिव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट रेंज, मतलब दो डिफरेंट कार्बन है तो उनका केमिकल शिफ्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब टीएमएस से एक कार्बन वो अगर बहुत ज्यादा दूर है तो दूसरा में भी क्लोज हो, क्योंकि उन दोनों का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है। एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी कार्बन वो कितना ज्यादा केमिकल शिफ्ट शो कर रहा है, ये कितना कम केमिकल शिफ्ट शो कर रहा है। जैसे कि हर कंपाउंड के लिए केमिकल शिफ्ट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, जैसे अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है, इनके लिए अलग होगा। एरोमेटिक कोई कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है उनका केमिकल शिफ्ट अलग होगा। तो इन सारों का केमिकल शिफ्ट अलग इसलिए है या डिफरेंट पोजीशन में ये केमिकल शिफ्ट शो करते हैं क्योंकि इनका एनवायरनमेंट चेंज है। फिर एक और बात लिखी हुई है कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो तो वो पीक्स जितने कार्बन होंगे उतनी पीक्स वो अपीयर नहीं करेगा, उससे कम शो करेगा। उसकी वजह ये होगी कि अगर दो सेम इन्वायरमेंट रखने वाले, जो कि अभी मैंने ऊपर बात भी की है कि दो सेम इन्वायरमेंट रखने वाले जो कार्बन है उनका केमिकल शिफ्ट सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। उसके लिए पीक दो अलग जगह पे शो नहीं होगी, उन दोनों के लिए एक ही पीक शो होगी। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH2CH3। चलो बल्कि इसको थोड़ा और आसान करते हैं, ये इसको आप CH3 कंसिडर कर लो, ये भी CH3 है। अब अगर आप देखो ना, ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है। अब ये जो कार्बन है इन दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इन दोनों के लिए हालांकि दो कार्बन प्रेजेंट है, दो पीक्स अपीयर होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के लिए एक ही पीक अपीयर इसलिए होगी क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट 100% सेम है। मतलब ये कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं ऐसे ओपन करके लिख दूं ना तो थोड़ा और चलो क्लियर हो जाएगा इसी मॉलिक्यूल को कि ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, सेम इधर कार्बन है, ये भी 3 हाइड्रोजन से अटैच है। अब आप खुद देख सकते हो, अगर इस कार्बन की मैं बात करूं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है और एक ऑक्सीजन। सेम यही बात मैं इसके लिए भी करूंगा कि ये कार्बन एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये दोनों कार्बन 100% आइडेंटिकल एनवायरनमेंट रखती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के लिए हालांकि टोटल आपको पीक 2 नजर आनी चाहिए लेकिन पीक 1 नजर आएगी। फ्यूअर पीक का मतलब कम पीक्स नजर आएंगी। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्यूअर पीक्स बिकॉज आइडेंटिकल कार्बन गिव द सेम सिग्नल, एक ही सिग्नल या सेम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उनका केमिकल शिफ्ट सेम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, ये हेडिंग आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप हेडिंग इसको बना के अलग से इसको याद कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा कि हम सिर्फ किसी एक टेक्निक को यूज करके किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, बाकी सारी टेक्निक्स को, बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज को मिला के हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ CNMR को यूज करें ना तो उससे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर कभी भी किसी भी कंपाउंड का नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, HNMR को यूज करना पड़ता है, CNMR को यूज करना पड़ता है, UV विजिबल रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करना पड़ता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करना पड़ता है, उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करना पड़ता है। ये मैस जिसको आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हो, ये हमें यूज करनी पड़ती है सारी टेक्निक्स। तो तब आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। किसी एक टेक्निक को यूज करके आप कभी भी कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यूज ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। वन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये टेक्निक अलोन कैन नॉट फुली डिटरमाइन स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर एक टेक्निक कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं, कंबाइंड टेक्निक्स आर यूज्ड, जैसे कार्बन 13 है, HNMR है, प्रोटॉन NMR, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन सारों को यूज करेंगे। एक ही कंपाउंड की ये सारी टेक्निक्स हम उस पर अप्लाई करेंगे, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन देंगी। जैसे ये प्रोटॉन्स के बारे में बताया, सॉरी ये प्रोटॉन्स के बारे में बताएगा, ये डिफरेंट कार्बन के बारे में बताएगा, ये किसी भी कंपाउंड के मैस और अबंडेंस के बारे में बताएगा, जो डिफरेंट इसमें फ्रेगमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये उसमें फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करेगा कि ये कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन या कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारी टेक्निक जब हम कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड पे ये लिखा हुआ है कि दीज टुगेदर हेल्प डिटरमाइन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो हमें ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा।